सौतेली माँ की मौत के बाद आरजुता ही अनुष्का का सबसे बड़ा सहारा थी। अनुष्का को क्या करना है ये रजुता ही तय करती थी। वही तय करती थी कि अनुष्का को क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। मां की मौत के बाद अर्जुता ने मां की तरह अनुष्का को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालती थी। रजुआ तो मनु का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी, पर मनु उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था, इसलिए वह रजुता को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी अनुष्का तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वह देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पटती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सके, उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी जहां निश्चित रूप से अर्जुता का राज चलता था। मनु कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। अनुष्का की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए अर्जुता को बहुत प्यारी लगती थी। यह बात वह कह भी देती थी। अनुष्का की अपनी कोई इच्छा अनिच्छा होगी। रजुता को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया अगर अविनाश को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी मां यानी अविनाश की मां थी ही, इसलिए बच्चों को मां की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए अविनाश का दूसरी शादी करना जरूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। उस महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते, उसके पहले ही अविनाश ने मां की ओर इशारा करके कहा, संविधा, यह मेरी मां है। बूढ़ी मां ने सिर झुकाकर पैर छू रही संविधा के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक नहीं ली। चर्चा की होती तो 2 से 4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या जरूरत है मां? अविनाश ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है? अविनाश ने उसी तरह लापरवाही से कहा, नोटिस तो पहले ही दे दी थी, आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। संविधा का यहां कोई सगा संबंधी नहीं है, एक भाई है, वह दुबई में रहता है। रात को फोन करके बता देंगे बेटा। रजुता, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए यह रजुता तुरंत तय नहीं कर सकी, इसलिए उस समय अविनाश की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास न हुआ हो, अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने मां से पूछा, मां, किसी का फोन या डाकवाक तो नहीं आई? कोई मिलने जुलने वाला तो नहीं आया? संविधा जरा भी नर्वस नहीं थी। अविनाश ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब संविधा उसकी निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने अविनाश से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी अविनाश ने उससे कुछ नहीं छिपाया था। उसने पहले ही अपने बच्चों और मां के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच चलो, अर्जुता ने बेरुखी से कहा। संविधा उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिसेप्शन या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अविनाश निश्चिंत होकर अखबार पढ़ने लगा था। वहीं यह 17-18 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह एक अनचाहे मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर अराजुता ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहां थोड़ा बैठ जाऊं? संविधा ने कहा, आप जानो, आपका सामान कहां है? रजुता ने पूछा, बाद में ले आऊंगी, अभी तो ऐसे ही, खैर आप जानो, कहकर रजुता चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया तो आरजुता ने फुसफुसाते हुए कहा, मनु, तू जाग रहा है? हां, मनु ने कहा। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, अर्जुता ने कहा। कहां पर? अनुष्का तो अभी बहुत छोटी है, ये बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूं, अनुष्का ने धीरे से कहा। अरे, तू जाग गई है रानी से?
राजुता ने पूछा, मैं अभी सोई ही कहां थी? अनुष्का ने कहा और उठकर रजुता के पास आ गई। रजुता उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज में उसने कहा, अनुष्का, तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ, क्यों? देख, वह जो आई है ना, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी। यही नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं है। रजुता ने कहा। क्यों? अनुष्का ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वह कोई अच्छी औरत नहीं है। वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मारकर घर से भगा देते हैं। मनु ने कहा। मनु, तुझे अक्ल है या नहीं? अगर हम उसे मारेंगे तो पापा हमसे बात नहीं करेंगे। भले ना करे, बात पर हम उसे मारेंगे, ऐसा नहीं कहते। मनु, पापा उसे ब्याह कर लाए हैं तो फिर क्या करें? मनु ने कहा। मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी। अनुष्का, तुझे मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अनुष्का ने कहा। बस तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी। मनु और अनुष्का ने एक साथ पूछा। हां, तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं है, न ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है। यही नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं है। समझ गए ना? हां, समझ गए। मनु और अनुष्का ने एक साथ कहा। पर दादी मां कहेंगी कि उसे बुलाओ तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों ले आए? मासूम अनुष्का ने पूछा। पता नहीं, अर्जुता ने लापरवाही से कहा। दीदी, एक बात कहूं, मुझे तो अब पापा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे भी, मनु ने कहा। मनु ने यह बात कही जरूर, पर उसे पापा अच्छे लगते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। पर दोनों बहनें कह रही थीं, इसलिए उसने भी कह दिया। इतना ही नहीं, उसने आगे भी कहा, दीदी, अब यहां रहने का मन नहीं होता, फिर भी रहना तो पड़ेगा ही। अच्छा, चलो अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं दीदी? अनुष्का ने पूछा। लात तो नहीं मारेगी? नहीं मारूंगी, कहकर वह रजुता का हाथ पकड़कर क्षण भर में सो गई। रजुता को अनुष्का का इस तरह सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी है, फिर भी यह इस तरह निश्चिंत होकर सो गई। कुछ भी हो, 17-18 साल की एक लड़की पूरी रात तो नहीं जाग सकती थी, वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया। उसने अनुष्का को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना, उससे बात नहीं करना ना? अनुष्का ने कहा। किससे? अरे वही जिसे पापा ले आए हैं। नई मम्मी भूल गई क्या? दीदी, उसका नाम क्या है? संविदा पर हमें उसके नाम का क्या करना है? हमें उससे बात नहीं करनी है, बस याद रहेगा ना? अर्जुता ने कहा। अरे हां, हंसना भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अर्जुता ने मनु को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था और खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था। इसलिए तय था कि वह भी संविदा से बात नहीं करेगा। विघ्न आया दादी की ओर से। चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर सब समझ गई। अकेली पड़ने पर वह अर्जुता से कहने लगी, बेटा, अब तो वह घर आ ही गई है, उसके प्रति अगर इस तरह की बात सोचोगी तो कैसे चलेगा? अविनाश को पता चलेगा तो वो चिढ़ जाएगा। कोई बात नहीं। दादी, पीछे खड़े मनु ने कहा। बेटा, तू तो समझदार है, आखिर बात करने में क्या जाता है? दादी की इस बात का जवाब देने के बजाय रजुता ने पूछा, दादी, आपको पता था कि पापा शादी करके नई पत्नी ला रहे हैं? नहीं, जब बताया ही नहीं तो कैसे पता चलता? इस तरह शादी करके नई पत्नी लाना आपको अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगा, पर कर ही क्या सकते हैं? वह उसे शादी करके लाए हैं, इसलिए अब साथ रहना ही होगा। तुम सब बचपना कर सकते हो, पर मुझे तो बातचीत करनी ही होगी। दादी ने समझाया। क्यों? अर्जुता ने पूछा। बेटा, इस तरह घर परिवार नहीं चलता। पर दादी, हम लोग तो उससे बात नहीं करेंगे। रजुता, तू बड़ी है, जरा सोच, इस बात का पता अविनाश को चलेगा तो उसे दुख नहीं होगा। दादी ने समझाया। इसमें हम क्या करें? पापा ने हम सबके बारे में सोचा। क्या दादी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पापा कहेंगे तब भी नहीं, अर्जुता ने कहा। उसकी इस बात में मनु ने भी हां में हां मिलाई। बेटा, तू बड़ी हो गई है, समझदार भी तो क्या हुआ, बिल्कुल नहीं करेगी बात। दादी ने फिर पूछा। इसी के साथ वहां खड़ी अनुष्का से भी पूछा, तू भी बात नहीं करेगी? अनुष्का घबरा गई। उसे प्यारी बच्ची होना अच्छा लगता था। अब तक उसे यही सिखाया गया था कि जो बड़े कहे
वही करना चाहिए। अर्जुता ने तो मना किया था, अब क्या किया जाए। वह अंगूठा मुंह में डालना चाहती थी, तभी उसे याद आ गया कि वह क्या जवाब दे। उसने झट से कहा, दीदी कहेंगी तो बात करूंगी। अनुष्का सोच रही थी कि यह सुनकर राजुता खुश हो जाएगी, पर खुश होने के बजाय राजुता ने आंखें दिखाई तो अनुष्का हड़बड़ा गई। उस हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है। अगर कुछ देती है तो लेना भी नहीं है। वह मुझे ही नहीं, मनु भैया को भी अच्छी नहीं लगती, और राजुता दीदी को भी है ना मनु भैया। हां दादी मां, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे। मनु ने कहा, जैसी तुम लोगों की इच्छा तुम लोग जानो, और अविनाश जाने पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। बच्चों के मन में क्या है इस बात से अनजान अविनाश ऑफिस चले गए। जाते जाते संविधा से कहा था कि वह चिंता न करे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। संविधा ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर, जिसमें 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे असह्य लगने लगा। उसे लगा उसने छुट्टी न ली होती तो अच्छा रहता। अविनाश के साथ वह भी अपने ऑफिस चली गई होती। अविनाश उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्र छाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ। उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या जरूरत है। अविनाश ने मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो, संविधा अचानक आक्रमण से विजय मिलती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं। बच्चे भी पूर्वाग्रह में बन जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और उसे अच्छी न लगो, ऐसा नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि तुम्हें मेरे बच्चे ना अच्छे लगे। तब संविधा ने खुश होकर कहा था, तुम्हारे बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही, बस बात खत्म हो गई, अब शादी कर लेते हैं। अविनाश ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। संविधा ने पहला दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। चॉकलेट भी नहीं ली थी। बड़ी बेटी ने स्थिर नजरों से देखते हुए कहा था, मेरे दांत खराब है। संविधा ढीली पड़ गई थी। अविनाश से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता है। बच्चे बात तो करेंगे, पर उनके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज्यादा होगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतजार कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा, पर बाद में भी ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोजाना कितने तलाक होते हैं? एक और सही। अविनाश अपनी बूढ़ी मां और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा, पर उसका क्या, वह क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बच्चों के लिए ही तो आई थी। अब बच्चे ही उसके नहीं हो रहे तो यहां वह कैसे रह पाएगी। दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। मांझी से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन संविधा को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, ऐसी गलती जो अब सुधर नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी जिद पर अड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संविधा का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा कि कुछ दिनों के लिए वह भाई के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाए, पर वहां जाने से क्या होगा। अब रहना तो यही है। कहने को सब ठीक है, पर देखा तो बच्चों की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत ही रहे थे, कभी ना कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को अविनाश को देर से आना था। उदास मन से संविधा गैलरी में आकर बैठ गई। अभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने का हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल से आवाज आई, आप रोइए मत। संविधा ने चौंक कर देखा तो अनुष्का खड़ी थी। उसने हाथ में थामा, चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर संविधा ने अनुष्का को खींचकर गोद में बैठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूमकर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चिंता नहीं है। तभी अनुष्का ने संविधा के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूं, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो, पर दीदी ने मना किया था।
सकुचाते हुए अनुष्का ने कहा। क्यों? मन का बोझ झटकते हुए संविधा ने पूछा। दीदी आपसे और पापा से नाराज है? क्यों? संविधा ने फिर वही दोहराया। पता नहीं। तुम मान गई ना, अब दीदी को भी मैं मना लूंगी, खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ संविधा ने कहा। संविधा की आंखों में झांकते हुए अनुष्का ने कहा। अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ, संविधा ने प्यार से कहा। अब आप रोओगी तो नहीं? अनुष्का ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कोई कैसे रोएगा? छोटे छोटे पग भरती अनुष्का चली गई। नन्ही अनुष्का को बेवफाई का मतलब भले ही पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ सा जरूर था। उसने बहन से वादा जो किया था कि वह दूसरी मां से बात नहीं करेगी, पर संविधा को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किए वादे को भूलकर दूसरी मां के आंसू पोंछने पहुंच गई। जाते हुए अनुष्का बार बार पलटकर संविधा को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे।